नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की शपथ आज। देहरादून के परेड ग्राउंड में दोपहर 3 बजे होगा समारोह। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के किसानों का भी हो कर्ज माफ। कांग्रेस की केंद्र से मांग। पंजाब में 5 साल के अंदर 67,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का वादा। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को राष्ट्रमंडल की सदस्यता से ठहराया जाए अयोग्य। लंदन में मंत्री स्तरीय कार्रवाई समूह की बैठक में भारत की मांग। मालदीव और बांग्लादेश के साथ सहयोग बढ़ाने का समर्थन। भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में 2 अहम समझौते। सुखोई लड़ाकू विमानों के रखरखाव में मदद करेंगी रूसी कंपनियां। आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति। और रांची टेस्ट की पहली पारी में भारत ऑस्ट्रेलिया से 331 रन पीछे। तीसरे दिन 1 विकेट पर 120 रन से आगे खेलेगी टीम इंडिया। मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर। और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबरों के साथ करेंगे। आज जिन 2 बड़ी खबरों पर सबकी नजरें रहेंगी वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसके लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बनेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश की 70 में से 57 विधानसभा सीटों को अपनी झोली में डालने वाली बीजेपी की आज बनेगी उत्तराखंड में सरकार। तो एक तरफ जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रहा सस्पेंस कल खत्म हो गया और आज शपथ होनी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर से आज पर्दा उठने की पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। शपथ ग्रहण का दिन, समय, स्थान सब कुछ तय है। 19 मार्च यानी कल रविवार दोपहर 2:15 बजे काशीराम स्मृति उपवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद से चल रही मुख्यमंत्री के नाम की अटकलों पर आज विराम लग जाएगा। तो बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में करीब दोपहर 3 बजे होना है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह के सिलसिले में सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। डोईवाला सीट से विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर कल देहरादून में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल के पॉल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के 11 मार्च को आए नतीजों में बीजेपी को 70 में से 57 सीटों पर जीत हासिल हुई है। देहरादून में विधायकों की बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत को विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में सभी 57 विधायक शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इसके बाद बीजेपी ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री प्रकाश पंत जी और हमारे नवनिर्वाचित विधायक श्री सतपाल जी महाराज, हमारे दोनों नेताओं ने विधायक दल के नेता के नेतृत्व श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम प्रस्तावित किया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार ये पारदर्शी सरकार होगी, ये ईमानदारी से चलने वाली सरकार होगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास ये उत्तराखंड को देंगे। 56 साल के त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट की नुमाइंदगी करते हैं। मौजूदा वक्त में वे पार्टी की झारखंड इकाई के प्रभारी भी हैं। वो 1983 से 2002 तक आरएसएस के प्रचारक रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार 2002 में डोईवाला सीट से विधायक बने। 2007 में भी वो यहां से जीतने में कामयाब रहे। वो 2007 से 2012 के दौरान उत्तराखंड के कृषि मंत्री भी रहे। हालांकि 2012 में वो रायपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। 2014 में डोईवाला सीट पर हुए उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
बीजेपी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देगी। लखनऊ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रविवार को होगा। विधानसभा चुनाव नतीजे आने के करीब एक हफ्ते बाद आज लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव बतौर पर्यवेक्षक शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। सीएम आपको 4 बजे तक आपको बता दिया जाएगा विधायक दल की बैठक में कि सीएम कौन होगा। उसके पहले बताने से ये होगा कि विधायक दल की बैठक का महत्व खत्म हो जाता है। इस बीच उत्तर प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण के समय में बदलाव किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में अब रविवार दोपहर 2:15 बजे होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के शिरकत करने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई नेताओं के नाम की चर्चा है। हालांकि पार्टी के तमाम नेता किसी नाम को लेकर बयान देने से बच रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 325 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें बीजेपी की 312 सीटें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से गोवा के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की है। इससे पहले राज्यसभा में कल एक बार फिर कांग्रेस ने गोवा में सरकार गठन को अनैतिक बताते हुए विरोध किया। पार्टी ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे जनादेश का अपमान करार दिया। सदन में शून्यकाल के दौरान एक बार फिर गोवा में सरकार गठन का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने नियम 267 के तहत नोटिस देकर इस मामले पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने गोवा में राज्यपाल पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने भी इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए। Under Rule 267, where I have requested that the proceedings of the listed business of the House should be suspended because the gross constitutional impropriety has been committed by the Governor of Goa. Governor has said in an interview, first of all she has said that I did not expected BJP to form the government. If she did not expected BJP to form the government, that is her opinion. But simultaneously, she is saying that I spoke with the leader of the House, the finance minister, at 9:30 and asked him whether I should form the government. You say that yes, the minister is answerable to the House. Yeah. Yes, separate notice will be given. Yeah. When that will be given, it will be accepted and minister will have to answer. No problem. उपसभापति पीजे कुरियन ने नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि राज्यपाल के मामले में सिर्फ सब्सटैंटिव मोशन यानी मूल प्रस्ताव के आधार पर ही चर्चा हो सकती है। A governor can be discussed here only on the basis of a substantive motion, not on 267. Correct. Therefore, the 267 I cannot allow. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे आसन की अवमानना और जनादेश का अपमान करार दिया। जनता के जनादेश पर क्वेश्चन, फिर आपकी रूलिंग पे क्वेश्चन, फिर देश के लोगों के जनादेश का अपमान। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये हाउस नहीं चलाना चाहते, हर दिन हाउस में डिस्टर्ब करना चाहते, तो वो बता दें, हम उस तरह से व्यवस्था करेंगे। बावजूद इसके कांग्रेस सांसदों का विरोध जारी रहा, जिसके चलते कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को विश्वास मत हासिल कर लिया। उनके विरोध में 16 जबकि पक्ष में 22 विधायकों ने वोट डाला। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने कहा है कि देश में रक्षा खरीद का काम लगातार चल रहा है और सशस्त्र सेनाओं की हर जरूरत को पूरा किया जा रहा है। लोकसभा में रक्षा मंत्रालय के अनुदान मांगों पर कल चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें रक्षा बजट में कटौती की बात कहकर सरकार की आलोचना की गई। लोकसभा में शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार पर रक्षा बजट में कटौती करने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में कहा कि रक्षा खरीद की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जा रही। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों की हर जरूरत को पूरा किया जा रहा है।
ये छवि ना जाए कि देश के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा। ये जो माहौल एक दो भाषणों से बना, और मुझे खेद है कि माहौल बना कि जैसे आर्मी की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर इस पे असर है। हमारी सेनाएं पूर्ण रूप से प्रिपेयर्ड हैं, किसी भी चुनौती के लिए प्रिपेयर्ड हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीते 3 साल में रक्षा खरीद से जुड़े करीब 3 लाख करोड़ रुपए के 147 करारों को मंजूरी मिली है। सेना के लिए OROP लागू करने के बाद 4 किश्तों में से अब तक 2 किश्तें दी जा चुकी हैं। इससे पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने रक्षा बजट में कटौती और OROP व्यवस्था की खामियों का जिक्र करते हुए सरकार की निंदा की। एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय से गया है नॉन लैप्सेबल फंड के द्वारा। आज जवानों की ये मांग है कि इसे आप स्वीकृत करवाएं। आज आर्मी के जवानों को शस्त्रों नहीं, पेंशन नहीं, खान पान नहीं। You are not in a position to spend more on defense and other requirements. If you allow the state governments do certain things which can keep away what our federal system set, but you are diluting federal system, you are coming all the even powers your side. Under the modernization head for Army Fund has been decreased by 6.4%. Navy also decreased 12.1%. Only Air Force Fund has been increased 12.1%. सरकार की ओर से जवाब के बाद रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों को सदन से मंजूरी मिल गई। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने 2006 में यूपीए सरकार की तर्ज पर केंद्र से देश भर के किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग की। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी के प्रस्ताव का स्वागत करती है, लेकिन सभी राज्यों में ऐसा किया जाना चाहिए। बाजवा ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली जीत के चलते केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दूसरी चीजों से हासिल किए गए राजस्व का इस्तेमाल कर्ज माफी के लिए कर सकती है। बाजवा ने पंजाब में अगले 5 साल में 67,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने का भी भरोसा दिलाया। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्ज माफी समेत किसानों की समस्याओं से जुड़े मसलों पर कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर बातचीत शुरू कर दी है। मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से कल मुलाकात की। ये मुलाकात महाराष्ट्र के किसानों के कर्ज माफी पर हुई। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को बताया कि राज्य में 1 करोड़ 8 लाख किसान हैं। इन पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का कर्ज है, लेकिन 31 लाख किसान कर्ज चुका पाने में असमर्थ हैं। इन पर 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अगर किसानों का कर्ज माफ करेगी तो खेती में निवेश नहीं कर पाएगी। उन्होंने केंद्र से कोई योजना बनाने को कहा ताकि किसानों की मदद की जा सके। केंद्र सरकार कोई ऐसी स्कीम तैयार करे कि जिस स्कीम के चलते किसानों को हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम में ला पाए, तो उस स्कीम में जो भी अपेक्षित महाराष्ट्र की ओर से कंट्रीब्यूशन होगा, महाराष्ट्र निश्चित रूप से अपने फंड्स में से, अपने पैसे में से उतना निवेश करेगा। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने जस्टिस CS कर्णन के खिलाफ वारंट कल तामील कराया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जज के घर जाकर यह कार्रवाई की। कर्णन ने कहा कि उनकी ओर से जांच का आदेश दिए जाने के बाद अवमानना कार्रवाई खत्म हो गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट के जज CS कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट तामील कराया। डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर खुद कर्णन के घर पहुंचे। वारंट मिलने के बावजूद जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। Further, my observation after directing inquiry to the CBI on my complaint, the contempt proceedings became infectious since the contempt proceedings are arising on the same complaint. इस बीच जस्टिस कर्णन ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 7 जजों से 14 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ही अवमानना मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ ने 10 मार्च को कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था और 31 मार्च को पेश होने को कहा था। कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कई जजों पर आरोप लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक,
नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है, देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को बहुसंख्यकवाद से बचने की सलाह दी है। मुंबई में इंडिया टुडे की ओर से आयोजित समारोह में कल उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने वालों को पूरे देश को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी मसले पर मशवरा और आम सहमति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। इससे पहले एक शैक्षिक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में असहिष्णुता, पूर्वाग्रह और नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये विभिन्न विचारों और दर्शनों के साथ रहने में अहम किरदार निभा सकते हैं। एनआईए की विशेष अदालत ने समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले में पाकिस्तान के 13 गवाहों को समन जारी किया है। 18 फरवरी 2007 को पानीपत में हुए धमाके में 68 लोग मारे गए थे। एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि गवाहों को 4 जुलाई से पंचकुला की ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। समन इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त के जरिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा। एनआईए इस मामले में स्वामी असीमानंद समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा 249 गवाहों से पूछताछ भी की गई है। एनआईए जांच के मुताबिक धमाके की साजिश 2005 से 2007 के बीच रची गई थी। भारत ने आतंकवाद और अति चरमपंथ का समर्थन करने वाले देशों को राष्ट्रमंडल समूह की सदस्यता के अयोग्य ठहराने की मांग की है। फिलहाल किसी भी देश को राष्ट्रमंडल समूह से हटाने के 8 आधार हैं, जिसमें आतंकवाद का समर्थन शामिल नहीं है। भारत के मुताबिक इसे भी उन आधारों में शामिल किया जाना चाहिए। लंदन में राष्ट्रमंडल मंत्री स्तरीय कार्रवाई समूह की बैठक में भारत ने यह बात रखी। इसके अलावा पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई को बैठक के एजेंडे से बाहर करने में भी कामयाब रहा। वहीं भारत मालदीव के साथ भी सहयोग बढ़ाएगा, जिसने पिछले साल राष्ट्रमंडल समूह छोड़ दिया था। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर कर रहे हैं। दिल्ली एम्स की करीब 5000 नर्सों ने वेतन बढ़ोतरी समेत दूसरी मांगों को लेकर कल एक साथ सामूहिक अवकाश किया। उनकी सांकेतिक हड़ताल से एम्स में करीब 90 ऑपरेशन नहीं हो पाए। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शुक्रवार को 5000 नर्स कैजुअल लीव पर रहीं। इस सांकेतिक हड़ताल के चलते एम्स में आपातकालीन सेवाओं पर खासा असर पड़ा और करीब 90 ऑपरेशन टालने पड़े। एक तो शुगर पेशेंट है, खाने वाने में भी कोई दिक्कत। अब उन्होंने 12 बजे बोला कि आपका आज नहीं होगा, 23 तारीख को होगा। नर्सों की वेतन और ग्रेड पे बढ़ाने समेत कई मांगे हैं। एम्स प्रशासन का कहना है कि उनकी मांगों पर वित्त मंत्रालय ही मोहर लगा सकता है। 7th पे कमीशन में लागू नहीं हुआ और 7th पे कमीशन में जो एनाउंसमेंट मिल रहा था इन लोगों की तरफ से वो नहीं मिला। बाकी और कैडर में फैकल्टी कैडर को इन लोगों ने अलग से बढ़ा के दे दिया, रिकमेंडेशन दे दी है। तो हमारा मानना है कि एम्स में अगर कोई पेशेंट है तो डॉक्टरों के लिए भी उतना ही है जितना नर्सेज के लिए है। जो उन्होंने डिमांड किया है
हम अपनी तरफ से वो डिमांड हेल्थ मिनिस्ट्री को भेज देंगे, और जिससे कि वो आगे इसी डिमांड्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस कर सके। नर्स यूनियन की चेतावनी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो 27 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई से 72 घंटे के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करने और जरूरत पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। साथ ही 24 घंटे के भीतर स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी चीजों और उपकरणों को जब्त करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से मीडिया में ये स्टिंग टेप जारी किया गया था, जिसमें कुछ नेता कथित तौर पर पैसे लेते हुए दिखाई दिए। विपक्ष का आरोप है कि टेप में दिख रहे लोग टीएमसी के नेता हैं। चंडीगढ़ स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि टेप से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अब तक 3 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। भारत ने रूस के साथ Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के रखरखाव समेत 2 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। समझौतों के मुताबिक रूस की दिग्गज कंपनियां यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन तकनीकी मदद मुहैया कराएगी। साथ ही 5 साल तक रखरखाव सेवाएं प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली और रूस के व्यापार मंत्री डेनिस मेंतुरोव की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में यह समझौता हुआ, जबकि दूसरा समझौता HAL और GSC यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के बीच रूस निर्मित इंजनों के कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए किया गया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। पाकिस्तान ने लापता हुए 2 भारतीयों के मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि इस मामले को लेकर संबंधित विभागों से बात की जा रही है। निजामुद्दीन दरगाह के मुख्य खादिम सैयद आसिफ निजामी और उनके भतीजे नाजिम निजामी बुधवार से लापता हैं। दोनों 8 मार्च को पाकिस्तान पहुंचे थे। वहां से रिश्तेदारों से मिलने गए थे वो। विदेश मंत्री के मुताबिक बुधवार को दोनों लाहौर के दाता दरबार दरगाह गए थे। इसके बाद उन्हें कराची के लिए फ्लाइट लेनी थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत सरकार इस मामले को लेकर लगातार पाकिस्तान सरकार के संपर्क में है। सीरिया के अलेप्पो प्रांत में हुए हवाई हमले की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि उसका मकसद मस्जिद पर हमला करना नहीं था। पेंटागन के प्रवक्ता जेफ डेविस ने कहा कि हमला अल-कायदा के एक गुट को निशाना बनाकर किया गया था। शुक्रवार को हुए इस हमले में 46 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर आम नागरिक थे। उत्तर कोरिया पर नजर रखने के लिए जापान ने कल नए जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया। उत्तर कोरिया के तेज होते मिसाइल कार्यक्रम के बीच इस प्रक्षेपण को अहम माना जा रहा है। H-2A रॉकेट के जरिए रडार 5 इकाई को अंतरिक्ष में ले जाया गया। यह उपग्रह मौजूदा उपग्रह की जगह लेगा, जो अपना मिशन खत्म कर चुका है। उत्तर कोरिया ने 1998 में जापान की जमीन पर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया था, जिसके बाद जापान ने 2003 में जासूसी उपग्रहों की कक्षा में स्थापित करना शुरू किया। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया था, जिनमें से 3 जापान के नजदीक गिरी। जापान ने एहतियातन 3 ऑप्टिकल उपग्रह और रात में निगरानी के लिए 3 रडार उपग्रह तैनात किए हुए हैं। बात क्रिकेट की। रांची टेस्ट के दूसरे दिन कल भारत ने पहली पारी में ठोस शुरुआत की। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना लिए हैं। मुरली विजय 42 और चेतेश्वर पुजारा 10 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। इससे पहले लोकेश राहुल ने 67 रनों की शानदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने लोकेश राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट किया। हालांकि भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से 331 रन पीछे है। आज ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 451 रन का विशाल स्कोर बनाने में कामयाब रहा। कप्तान स्मिथ ने नाबाद 178 रनों की पारी खेली। वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने टेस्ट में अपना पहला शतक लगाया। मैक्सवेल 104 रन बनाकर आउट हुए। रवींद्र जडेजा को 5 विकेट मिले। वहीं उमेश यादव 3 विकेट लेने में कामयाब रहे, जबकि अश्विन को सिर्फ 1 ही विकेट मिल सका। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मशहूर पेंटर और कवि सादिक खैन की रचनात्मक क्षमताओं का जिक्र करते हुए उन्हें अपने समय का महान कलाकार बताया है। सादिक खैन का पूरा नाम सैयद सादिक खैन
अहमद नकवी था, जो अमरोहा के रहने वाले थे। सादिक़ैन अपनी पेंटिंग के अलावा उर्दू शायरी पर आधारित ज्ञान और कौशल के हवाले से खास तौर पर क़तात और रुबाइयात के लिए भी जाने जाते हैं। जामिया हमदर्द और सादिक़ैन मेमोरियल ट्रस्ट ने मशहूर छवि लेखक और कवि सैयद सादिक़ैन अहमद नकवी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। मशहूर अभिनेता शशि कपूर का आज 79वां जन्मदिन है। 1938 में आज ही के दिन कोलकाता में जन्मे शशि कपूर ने 100 से ज्यादा फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। शशि कपूर का फिल्मी सफर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में हुई। पिता पृथ्वीराज कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए वो थिएटर में काफी सक्रिय रहे। साल 2011 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्मों में योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। ऐ यार सुन यारी तेरी, मुझे जिंदगी से यारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी, मुझे जिंदगी से यारी है। तेरी डबल बनाती जोड़ी तू आकर या ना तेरी यारा, वो यारा ये बोले जो भी का एक तारा। क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले वो क्या बोले तेरा एक तारा, मुझे क्या लेना है जोगी, वो जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी। हो पतझड़ सा बसंत बहार, पतझड़ सा बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्रभाकर हेडलाइंस। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की शपथ आज देहरादून के परेड ग्राउंड में दोपहर 3 बजे होगा समारोह। उत्तर प्रदेश की बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के किसानों का भी कर्ज हो माफ, कांग्रेस की केंद्र से मांग। पंजाब में 5 साल के अंदर 67,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का वादा। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को राष्ट्रमंडल की सदस्यता से ठहराया जाए अयोग्य। लंदन में मंत्री स्तरीय कार्रवाई समूह की बैठक में भारत की मांग। मालदीव और बांग्लादेश के साथ सहयोग बढ़ाने का समर्थन। भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में 2 अहम समझौते। सुखोई लड़ाकू विमानों के रखरखाव में मदद करेंगी रूसी कंपनियां। आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति। रांची टेस्ट की पहली पारी में भारत ऑस्ट्रेलिया से 331 रन पीछे। तीसरे दिन 1 विकेट पर 120 रन के आगे खेलेगी टीम इंडिया। मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।